तो मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। बिल्कुल भाई, राजन, रॉकी, राजवीर, सबको नमस्कार। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। चलिए, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, नमस्कार। थोड़ा सा अपना कोई भी भाई हो जो अपनी क्लास लेता है और थोड़ा सा उनको बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हमने 4 नियम पढ़े थे, मैं थोड़ा सा आपको याददाश्त करवा देता हूं, है ना। थोड़ा सा कुछ पुरानी बातें याद कर लेते हैं, फिर हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद दिला दो। पिछली क्लास में हमने दर्पणों से जुड़े हुए 4 नियम पढ़े थे। देखिए, मेरे यहां से आवाज एकदम अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार वो एप्लीकेशन से बाहर आ जाया करो, दोबारा ज्वाइन कर लिया करो क्लास को, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे यहां से सब कुछ ठीक है। चलिए दोस्तों, हमने 4 नियम पढ़े थे। वो नियम एक बार आप वापस से देख लीजिए। ये है वक्रता केंद्र सी, बीचों बीच में मुख्य फोकस रहेगा, और ये रहेगा हमारा पोल, और ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष। चलो, कितने भाइयों को याद है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से ध्यान से सुनिए। जब हम प्रकाश की किरण को सीधा डालेंगे तो वो प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी? फोकस से। नियम नंबर 1 वापस सुन लीजिए। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो टकराने के बाद कहां से गुजरती है मेरे भाई? फोकस से गुजरती है। ये मेरा नियम नंबर 1 था। ठीक है सर। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 सुन लीजिए एक बार जल्दी से। नियम नंबर 2 ये है, जब प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मेरा नियम नंबर 2 था। नियम नंबर 2 था मेरे भाई। दूसरा नियम भी शायद आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 3 एकदम सबसे सीधा नियम है, याद कर लीजिए एक बार नियम नंबर 3 को। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जाएगी तो टकराने के बाद सी से ही वापस आएगी। वापस सुन लीजिए, नियम नंबर 3 सबसे सीधा है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जाएगी, जाने के बाद यहां टकराएगी, टकराने के बाद ये वापस लौटेगी तो सी से ही वापस लौटेगी। नियम नंबर 3 भी क्लियर है? ठीक है। नियम नंबर 4 ये कहता है, कोई प्रकाश की किरण इस तरह से पोल के साथ आपतित हो रही है तो यह है कोण आई। तो कोण आई बराबर होगा कोण आर। ये नियम यहां पर लागू होगा। ये आपतित किरण है जो कि इस मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रही है, और ये परावर्तित किरण है जो इससे मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रही है। तो यहां पर चलता है कोण आई बराबर कोण आर का नियम लागू होता है। क्लियर है यहां तक की बातें? थोड़ा सा 5 मिनट अच्छे से रिपीट कर लेते हैं। बार बार यहां से क्वेश्चन आएगा, आया है और आता रहेगा। प्लीज इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए। चारों नियम है और ये नियम हमारे दर्पणों पर लागू होते हैं। अब चलिए, पिछली क्लास में
दो चीजें और बताई थी मैं, उनका भी रिपीटेशन कर लेते हैं, फिर हम आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बताओ सर, क्या क्या बताया था आपने पिछली क्लास में? एक तो ये बताया था कि जो भी दूरी नापनी है सभी दूरी पोल से मापनी है मेरे भाई। पोल, सभी दूरी कहां से मापनी है? पोल से। ये चीजें आज काम में आएंगी। लोकेश भाई, सूरज, राजेश, ऋतु, दीप, सबको नमस्कार। ध्यान से सुनना भाई। जितनी भी दूरी, दो शब्द यूज करता हूं मैं, एक तो दूरी और एक ऊंचाई। दो शब्द यूज करूंगा, एक दूरी और एक ऊंचाई। ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर हम पोल के दाईं ओर की दूरी मापते हैं, अगर पोल के दाईं ओर की दूरी मापी जाएगी तो वो प्लस में मापी जाएगी। पोल के दाईं ओर की दूरियां प्लस में मापनी है, और पोल के बाईं ओर की दूरियां, पोल के बाईं ओर की दूरी किस में लेनी है? माइनस में लेनी है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई? मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि चीजें एक ही बार में आपकी दिमाग में फिट हो जाए। बात अभी दूरी की हो रही है। सभी दूरी पोल से मापी जानी है। पोल के दाईं ओर की दूरियां प्लस में लेनी है, और पोल के बाईं ओर की दूरी किस में लेनी है? माइनस में लेनी है। सबको नमस्कार। दूसरा जो शब्द है, दूसरा जो शब्द रहेगा वो रहेगा हाइट का। दूसरा शब्द किसका रहेगा? हाइट का रहेगा। दूसरा शब्द है हाइट का। ध्यान से सुन लीजिए, ये हमारी मुख्य अक्ष है। अच्छे से सुनना इस लाइन को। अगर कोई चीज सीधी रखी है, सीधी है, कोई चीज सीधी है, ये बिंब हो सकता है, ये प्रतिबिंब हो सकता है। अगर वो सीधा है, सीधा है, सीधा है, सीधा है, तो ये हाइट आपको प्लस में लेनी है। किधर भी हो ये, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, अगर वो सीधा है तो हाइट प्लस में लेना है। अगर कोई चीज सीधी है, ये बिंब हो, बिंब में बिंब में बिंब में बिंब में, चाहे प्रतिबिंब हो, अगर वो सीधा है तो हाइट प्लस में लेना। सीधा है तो हाइट प्लस में लेना है, सीधा है तो हाइट प्लस में लेना है। और मेरे भाई, प्रतिबिंब जो है ना, देखो एक चीज बोल रहा हूं, वापस से सुनना इस लाइन को। वस्तु हमेशा सीधी रखी जाएगी, वस्तु को कभी भी उल्टा नहीं रखना है। वस्तु जो है ना, वस्तु, प्लीज इस लाइन को फिक्स कर लो। वस्तु हमेशा इधर की तरफ रखी जाएगी, वस्तु हमेशा इधर की तरफ रखी जाएगी और सीधी रखी जाएगी। वस्तु हमेशा पोल के बाईं ओर रखी जाएगी, बाईं ओर रखी जाएगी। वस्तु हमेशा पोल के बाईं ओर रखी जाएगी। वस्तु कभी इधर मत रख देना, वस्तु इधर नहीं रख सकती, वस्तु कभी भी पोल के इधर नहीं रख सकते। इस लाइन को वापस सुन लीजिए। जब भी हम वस्तु रखेंगे, जब भी हम वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे, तो वस्तु हमेशा पोल के बाईं ओर रखना और सीधा रखना। बाईं ओर रखना है और सूरज यादव जी सीधा रखना है। ठीक है, लिख देता हूं। बिंब हमेशा, बिंब मतलब वस्तु, बिंब हमेशा सीधा रखना है, प्लस साथ में ही, साथ ही बाईं ओर रखना है, बाईं ओर रखना है। ये बात फिक्स है। ठीक है गुरुजी, आप कह रहा है कि वस्तु को हमेशा इधर रखूंगा और सीधा रखूंगा। बात समझ में आ रही है? अपने अड़ोसी पड़ोसी में जो भी भाई ने अपना कोर्स ले रखा है उसको बता दो कि डावरा सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो भी अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भाई है, एक दो दिन से वो शादियों का आनंद ले रहा है, तो उनको बोल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और मेरे भाई, मैं तो आपसे ये कहूंगा, वक्त ज्यादा नहीं बचा है। इस बचे हुए वक्त के अंदर हर एक दिन, क्योंकि यहां से आगे बहुत बड़े त्योहार नहीं है,
बहुत ज्यादा छुट्टियां नहीं होती है, इसलिए यहां से आगे का जो टाइम है ना, हर एक दिन की कैलकुलेशन कर लीजिए कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है और लोगों से 2 कदम आगे चलना है। कुछ लोग आएंगे अभी, कुछ लोग अभी आएंगे नए मैदान के अंदर। जैसे ही अभी ग्रुप डी है, तो ग्रुप डी का जैसे ही एग्जाम डेट आएगा, आएंगे बहुत सारे नए शिकारी आएंगे, लेकिन उनसे हमें आगे रहना है। इसलिए अपने जितने भी है, जैसे जिन भाइयों ने बायो पढ़ लिया है, जिन भाइयों ने बायो पढ़ लिया है, यूट्यूब पर 8 बजे रिवीजन करते रहिए मेरे साथ, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। फिजिक्स चालू हो चुका है, पूरा फिजिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, पूरा साइंस को बेहतर बना दूंगा धीरे धीरे आराम से। ऑप्टिक्स हो गया, समझ लेना आधी सी फिजिक्स हो गई। ठीक है, अब सुनो, अब बात जो हो रही है, चलो कोई भी वस्तु सीधी रखना तो वो ऊंचाई आपको प्लस में लेनी है। अब है ना, ये प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा भी बन सकता है। प्रतिबिंब, जी हां मेरे भाइयों, प्रतिबिंब उल्टा भी बन सकता है। अगर उल्टा बनेगा तो ये हाइट माइनस में लेना। अगर मान लीजिए कहीं पर, जैसे हम पढ़ेंगे, अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो वो हाइट माइनस में लेना। और प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है, जी हां बन सकता है। प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है। अगर प्रतिबिंब सीधा बने तो फिर से हाइट प्लस में लेना। अगर प्रतिबिंब सीधा बने तो हाइट किस में लेना है, प्लस में लेना है। यहां तक की बातें हो चुकी है। चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारा क्लास के टॉपिक। दोस्तों, ये ऑप्टिक्स की क्लास नंबर 9 है। ये ऑप्टिक्स की क्लास नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 क्लास कर चुके हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, शायद जहां तक है, आप सबने बुक मंगा लिया होगा, और नहीं मंगाया हो तो मंगा लीजिए। क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल आप इस बुक को मंगाओगे। तो मैं चाह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स लाइव आता है, तो ये बुक आप कहीं से भी, अगर आप राजस्थान में हो तो शायद आपको ये किताब मिल जाएगी। अगर आप राजस्थान के अंदर हो तो ये किताब आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और अगर आप राजस्थान के बाहर से हो, है ना, तो आप इस किताब को हमारा एप्लीकेशन से मंगा लो। बहुत अच्छी किताब है। अगर ये किताब में मैं 100% कराऊं कि आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ज्यादातर चीजें इस किताब में लिखी हुई है, और मेरे साथ साथ आप पढ़ते रहना। और कुछ चीजें हैं जो इसमें ऐड करते चलना, पर नहीं भी, कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास होगी हमारी, वो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखने। हेडिंग लगाओ भाई, एक तरफ लिखिए अवतल दर्पण, एक तरफ अवतल दर्पण, और एक तरफ लिख लीजिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, सबसे पहले अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। इसको अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, वैसे पता लग गया होगा, फिर भी बता रहा हूं। और इस वाले दर्पण को हम बोलते हैं अपसारी दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये वाला दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए हम इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। अब सुनो भाई, सबसे पहला अंतर यह है, प्लीज जल्दबाजी मत करो। सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की, ठीक है ना। दोस्तों, अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है। हाँ गुरुजी, ऐसा होता है।
अपतल दर्पण कुछ ऐसा होता है, कैसे बोलोगे इसकी परिभाषा? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जो अंदर की ओर धंसा होता है, ऐसा दर्पण जो अंदर की ओर धंसा होता है। जैसे अपना चम्मच नहीं होता है क्या, चौधरी मंजीत जी, मंजीत जी अपना जो चम्मच होता है ना, चम्मच, तो चम्मच का जो हिस्सा अंदर की तरफ धंसा होता है, वो हिस्सा समझ लीजिए आपका कौन सा दर्पण है, अपतल दर्पण है। तो अपतल दर्पण, ध्यान से सुनो, अब इस मुख्य अक्ष को तो भूल जाओ, थोड़ी देर मुख्य अक्ष को भूलो। ये देखो, इधर से देखो, देखो देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो जब हम इधर से देखते हैं ना, तो ये देखो, इधर से देखोगे तो ये हिस्सा धंसा हुआ है, धंसा हुआ है। तो ये ही इसकी परिभाषा है। ये वक्रता केंद्र सी रहेगा, ये फोकस बिंदु है, बीच में रहेगा भैया फोकस, ये पोल है, और इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो अपतल दर्पण यहां लिख देता हूं, बिल्कुल लिखना पड़ेगा भाई, एक एक लाइन लिखनी है। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो, अपतल दर्पण कहलाता है। अपतल दर्पण कहलाता है, अपतल दर्पण कहलाता है। इधर देखिए, यह है हमारा उत्तल दर्पण। इस बार चम्मच को उल्टा करके देखिए। ऐसा दर्पण जिसका ये हिस्सा उठा हुआ होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ये मुख्य अक्ष होती है भाई, ये पोल है, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र सी है। अंतर लिख देते हैं। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। क्लियर है यहां तक की बातें? पूछिए भाई, परिभाषाएं खूब पूछता है, क्यों नहीं पूछता है परीक्षाओं में, खूब पूछता है, छोटी छोटी बातें खूब आती है परीक्षाओं के अंदर। बातें छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, हर चीज हमको याद होनी चाहिए। बहुत सी बार परीक्षा की टाइम पे कुछ छोटी चीजें ऐसी होती है जिनको हम कितनी भी छोटी हो लेकिन भूल जाते हैं। अगर वो चीज परीक्षा की टाइम पे याद नहीं आई तो वो ही हमारे लिए खतरा बन जाता है। इसलिए मैं तो आपसे ये कहता हूं सभी स्टूडेंट से कि चाहे चीजें कितनी भी छोटी हो, चीजें जो है आपको आनी चाहिए। किताब जो है हर हालत में राजस्थान के हर कोने में 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर पहुंच जाएगी, हर जगह पहुंच जाएगी किताबें। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 2। ध्यान से सुनते चलना एक एक पॉइंट को। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए, ये वक्रता केंद्र सी, बीचों बीच में फोकस, ये है पोल। पॉलिश कर दो भाई। पॉलिश क्यों कर रहे हो सर?
तभी ये दर्पण बनेगा, नहीं तो दर्पण ही नहीं बोलेगा ये। चलो भाई, जब हम प्रकाश की किरण डालते हैं इसके ऊपर, इस वाले दर्पण पर जब हम प्रकाश डालते हैं, इस वाले दर्पण पर जब हम प्रकाश डालते हैं, भैया सामने दर्पण है और अब इस पे डालो प्रकाश, लाइट डाल के देखो, तो ये वाला दर्पण क्या करता है, परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। जैसे ही प्रकाश टकरा के वापस आएगा तो प्रकाश जो है मुख्य फोकस पर मिलता है, प्रतीत नहीं, मिलता ही है। तो ये है कहानी इस वाले दर्पण की। ये क्या करता है मेरे भाई, वापस से सुन लीजिए, वापस से सुनिए। ये जो हमारा अवतल दर्पण है, ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। लिख देता हूं पॉइंट। अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, एक बिंदु पर मिलाता है। जैसे आप प्रकाश डालोगे तो ये वाला दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को टकराने के बाद एक बिंदु पर मिलाता है। इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। भरतपुर में भी किताब पहुंच जाएगी, कोटा भी किताब पहुंच जाएगी। मैं आपको एक लिस्ट जो है वो डाल दूंगा कि किस जिले में किताब कहां है, किस दुकान पे पहुंची है, उसकी लिस्ट जो है मैं आपको बता दूंगा। पहले अभी इस चीज को देखिए दोस्तों, ये हमारा अवतल दर्पण है। जब आप इस पर लाइट डालोगे तो ये अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को, जैसे आप प्रकाश डालोगे, टकराने के बाद प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। ये प्रकाश को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। टकराने के बाद प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, इसीलिए इसका नाम हिंदी में अभिसारी दर्पण है। कल की जाए कोई आपसे ऐसे पूछे कि भाई इसको अभिसारी दर्पण क्यों बोलते हो, अभिसारी क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलाता है। ये वाला दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को टकराने के बाद एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए हम इसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, अभिसारी दर्पण नाम देते हैं। एक मैसेज और छोड़ दे ग्रुप में, भाई क्लास चल रही है एप्लीकेशन पे। इधर उत्तल दर्पण का देख लीजिए, आराम से देखिए भैया, पॉलिश कर लिया करो मेरे भाई। देखो, मेरे जितने भी आर्ट्स वाले भाई हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, आप चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको हर चीज समझ में आएगी। जो चीज मैं जैसे बोलूं ऐसे उसको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि पढ़ते 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 चीजें इतनी हो जाती है कि हम चीजों को भूल जाएंगे फिर। इसलिए कह रहा हूं कि क्लास को बहुत आनंद के साथ पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और कोशिश करिए कि मेरे द्वारा जो बातें बोली जा रही है वो अपने दिमाग में छापिए, ताकि ये पोती पन्नाओं की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैं अब जैसे मैं क्या कहता हूं, देखो इसमें क्या है, जैसे ये तो है मुख्य अक्ष, ठीक है ना, ठीक है गुरुजी, ये हमारा पोल है, इसमें फोकस बिंदु पीछे की तरफ है। समझने की कोशिश करना, मैं क्यों कहता हूं बार बार ये बात। देखो, इस वाले दर्पण में ये जो बिंदु है ना, वक्रता केंद्र सी, फोकस बिंदु, ये इधर है, इधर है, इधर है,
उसमें देखो ये बिंदु कहां है, दर्पण के पीछे की तरफ है। ये जो बिंदु है ये कहां है, दर्पण के पीछे है, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है सर। अब आप क्या करिए, इस पर प्रकाश डालते हैं। जब हम इस दर्पण पे प्रकाश डालेंगे, जब हम इस दर्पण पे प्रकाश डालते हैं तो ये वाला दर्पण क्या करता है, बड़ा खतरनाक है। ये क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को टकराने के बाद पार थोड़ी घुसेगी थोड़ी इसमें, ये जो प्रकाश है ये दर्पण के अंदर थोड़ी घुसेगा, नहीं, टकरा के वापस फेंक देता है। ये प्रकाश की किरणों को टकराने के बाद वापस फेंक देता है, मतलब फैला देता है। टकराने के बाद प्रकाश की किरणों को क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है, फैलाता है। इसलिए इसका नाम है अपसारी दर्पण। बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यह दर्पण मतलब उत्तल दर्पण लिख देते हैं। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फैलाता है, फैलाता है। इसलिए इसे, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी, अपसारी दर्पण कहते हैं। यह है अपसारी क्योंकि प्रकाश की किरणों को फैलाता है, और यह है अभिसारी क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। थैंक यू भाई, अक्षय भाई बहुत बढ़िया, होशियार सैनी जी, सबको नमस्कार भाई। ठीक है भाई, दो अंतर हो चुके हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला अंतर सुनिए। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, ये सब बातें किताबों में लिखी हुई है ऐसे कैसे ही। जी हां, आज 1 तारीख है और मैं कह रहा हूं कि इस महीने को इतना अच्छा बनाइए, इतना अच्छा बनाओ कि याद करें कि यार वास्तव में इस महीने के अंदर पढ़ाई हुई है। यूट्यूब पर भी 8 बजे हमको लाइव लेना है। हर दिन वहां पर 30 से 35 क्वेश्चन वहां तैयार करने हैं। 30 से 35 क्वेश्चन वहां डेली तैयार करेंगे। 100 दिन के अंदर लगभग 3 से 4 हजार क्वेश्चन वहां पर तैयार करा दूंगा। घबराना नहीं है, करते रहो याद। आगे देखिए, एक बात छोटी सी बोलूंगा, इस लाइन को सुनना। मैं एक छोटी सी बात इसी चित्र के माध्यम से बोल रहा हूं। अगर कोई प्रकाश की किरण सीधी जाएगी, जैसे समझो कोई प्रकाश की किरण सीधी जा रही है, मुख्य अक्ष से जा रही है, सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, तो भाई ये टकराने के बाद है ना, वापस आ जाएगी इसी रास्ते से। टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष से ही वापस आएगी। देखो, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से जा रही है तो वो टकरा के इसी लाइन से वापस आ जाएगी। ऐसा इसमें भी होगा। ध्यान से सुनिए भाई विकास, अगर कोई प्रकाश की किरण इस लाइन से जा रही है, मुख्य अक्ष से जा रही है, तो टकराने के बाद इसी रास्ते से वापस आएगी। 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 ये क्या है, मुख्य अक्ष है। दोनों के लिए एक लाइन कॉमन लिखूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए दोस्तों। दोनों चित्रों के लिए एक लाइन कॉमन है। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष से जाती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष से ही वापस आती है, मुख्य अक्ष से ही वापस आती है। जिस रास्ते से गई थी, कहते ना सीधा सीधा जाना सीधा सीधा आना, दोस्तों ये वो नियम है। ओ भाई, घर वाले बोलते हैं ना अपन से, कहते सीधे सीधे जाना, उसी रास्ते से जाना और उसी रास्ते से वापस आ जाना। लेकिन ऐसा कहां करते हो आप? ये जो बात बोली है ना, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के ऊपर से जा रही है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष से ही वापस लौट आएगी। दोनों के लिए ये लाइन कॉमन है, दोनों के लिए ये लाइन कॉमन रहेगी, ध्यान रखना इस लाइन को। अगला अंतर सुनिए, ध्यान से सुनना मेरा भाई, एक एक फॉन्ट, एक एक लाइन ध्यान से सुनना है। ये कौन सा दर्पण है सर? ये तो अवतल दर्पण है, ठीक है। ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र सी है और ये इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये कौन सा दर्पण है भाई? ये उत्तल दर्पण है गुरुजी। ये मुख्य अक्ष है, ये पोल है, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र सी है। ध्यान से सुनिए अगला अंतर क्या कहता है। अगला अंतर ये कहता है सुनिए भाई, कि ये जो अवतल दर्पण है भाई, सुनिए इस लाइन को, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत काम में आएगी। ये जो अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी किसको बोलोगे आप? फोकस दूरी ये है, पोल से लेकर और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। सुनो वापस से, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वापस सुनो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये है, पोल से फोकस तक की दूरी। पोल से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक लेनी पड़ेगी, हमेशा माइनस में लेनी पड़ती है। देखो वापस समझना इस लाइन को, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये है। फोकस दूरी किसको बोलोगे? पोल से लेके फोकस तक की दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है सर। अब मैंने क्या समझाया था आपको पता है क्या? मैंने ये कहा था कि पोल की इधर वाली दूरी प्लस में लेना और इधर वाली दूरी किस में लेनी है? माइनस में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक लेनी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस, जब भी प्लीज, जब भी आप अवतल दर्पण के क्वेश्चन करोगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में लेनी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा किस में लेनी है? माइनस में लेनी है। लिख देता हूं, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। मेरे भाई गांठ बांध लो, जिस दिन तक आपकी परीक्षा नहीं लग जाए ना, ये लाइन उस दिन तक याद रहनी चाहिए। जितने भी न्यूमेरिकल कराऊंगा ध्यान रखना, जब भी आप अवतल दर्पण के न्यूमेरिकल करोगे, अवतल दर्पण बिना पूछे फोकस दूरी को माइनस में ले लेना। अवतल दर्पण की दीवार पे लिख दे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, बिना कहे, क्वेश्चन में नहीं देगा वो, क्वेश्चन में प्लस माइनस लगा के नहीं देता है वो। जब हम अवतल दर्पण के क्वेश्चन करेंगे तो फोकस दूरी माइनस में लेनी है, फोकस दूरी माइनस में लेनी है। वो माइनस का निशान लगा के नहीं देता है, वो तो ऐसे बोलेगा
कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब आपको लगाना पड़ेगा माइनस का निशान। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में लेनी है मेरे भाई, माइनस में लेनी है। ध्यान रखना, दीवार पे लिख दो, एग्जाम में घुसो उस दिन भी पढ़ के जानिए ये लाइन। इधर देखो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ये रहा पोल, ये रहा फोकस बिंदु, ये इनके बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। ये है मेरे पास उत्तल दर्पण। मेरे भाई, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में रखनी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में लेनी है। लिख देता हूं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा, कोई अपवाद नहीं, धनात्मक होती है। ठीक है, और ये भी आपको पता ही होगा फोकस दूरी क्या है, क्या होती है फोकस दूरी, बताया था ना, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या रहती है, आधी, है ना। लेकिन वो फोकस दूरी, ये ध्यान रखनी है, बस आपको तो दिमाग में सेट करके रखना है। अगर क्वेश्चन में अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में ले लेना। अगर क्वेश्चन में उत्तल दर्पण है, दर्पण की बात कर रहा हूं, लेंसों की बात बाद में करूंगा, अभी उलट पुलट मत कर देना, एक बार दीवार पे लिख लो। लेंस जब आएगा ना, जब भी वो बात भी दीवार पे लिख लेना, लिख लो लिख लो एक बार दीवार पे। कहा आप कहां बैठे हो, लाइब्रेरी में हो या घर पे हो? अगर घर पे हो और जहां बैठे हो तो एक बार दीवार पे लिख दो कि यार उत्तल दर्पण की, सॉरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में लेनी है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में रखनी है। और ये काम बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखना है। ठीक है भाई, फोकस दूरी हो गई। अगला पॉइंट, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। इतने सारे चित्र कौन बनाता है सर बार बार? मैं बना रहा हूं मेरा भाई, तू क्यों टेंशन ले रहा है? जब मैं नहीं थकता तो तुम क्यों थकते हो? मैं बना रहा हूं चित्र, हर बार चित्र बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं। बढ़िया चल रही है क्लास, धमाकेदार, कोई दिक्कत है? ठीक ठाक है मामला, क्लास बढ़िया चल रही है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है लपका झपकी की? हाँ भाई होशियार सिंह। देखो अगला अंतर दोस्तों, अवतल दर्पण में जब आप वस्तु रखोगे, अवतल दर्पण में जब आप वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो भाई अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा बनता है। जी हां, वास्तविक में उल्टा बनता है, बनता। ठीक है, एक बात वापस से सुन लीजिए दोस्तों, जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे, सुनो भाई इस पॉइंट को सुनिए, जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा ना, जी हां, वो उल्टा बनता है। जैसे मैं आपको अवतल दर्पण दूंगा, समझना मेरी बात को, ये जैसे ऐसे समझो, ये अवतल दर्पण है और इसके सामने हमने कोई वस्तु रखी, तो पता है ये वस्तु है, बिंब में, बिंब में वस्तु है, तो इसका जो फोटो दिखेगा ना इसमें, वो उल्टा दिखेगा। हाँ, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। क्लियर कर दूंगा विशाल कोहली जी, लेंस और दर्पण में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। मैं दावा कर रहा हूं, एक
परसेंट भी दिक्कत नहीं आएगी, धैर्य के साथ पढ़ते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत करो। सुनो मेरी बात, 8 बजे क्लास होगी, बार बार लेनी है, हर दिन लेनी है और उसके नोट्स बनाने हैं। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसमें एक अपवाद आएगा, वो मैं बता दूंगा आपको। इसमें एक अपवाद आएगा, एक स्थिति ऐसी आती है इसमें एक स्थिति ऐसी भी आएगी जहां पे प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। एक अपवाद आता है इसमें, अवतल दर्पण में एक अपवाद आता है, वो मैं बता दूंगा कौन सा है वो अपवाद, जहां पे प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। इसमें यहां लिख दूं नोट लगा के, आपको तो ये लाइन याद करनी है मेन तो, लेकिन इसमें एक अपवाद आएगा, बता दूंगा, अभी रुको थोड़ा, टेंशन मत करो, जहां पर प्रतिबिंब आभासी सीधा में बड़ा बनता है। प्लीज इस लाइन को केवल अभी थोड़ा सा ही याद करके छोड़ दीजिए। सर रीजनिंग की क्लास कब से शुरू हो रही है? रीजनिंग एक बार तो कंप्लीट हो चुका है, रेलवे के अनुसार रीजनिंग एक बार पूरा हो चुका है, फिर भी हम सोमवार से रीजनिंग की क्लासें वापस लगवा रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा, रीजनिंग का स्पेशल बैच शुरू हो रहा है सोमवार से, तो मैं और कंफर्म करा दूंगा आपको, स्पेशल रीजनिंग, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात दोस्तों, यहां पर आपको यही लाइन याद करनी है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। जबकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, भाई कभी कोई पॉइंट अगर गलती से गलत लिखा हुआ जाए तो बता देना, बहुत सी बार हो जाती है लिखने में गलती। रवि कुमार समस्तीपुर बिहार से, थैंक यू भाई आपको। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा 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 मतलब कोई अपवाद नहीं है, हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा, वह वस्तु से छोटा बनता है। मेरे भाई ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको अभी जोड़ दे रहा हूं। देखिए, इस वाले दर्पण में कोई अपवाद नहीं है, उत्तल दर्पण में कोई अपवाद नहीं है, यहां पर कोई अपवाद नहीं है, यहां पर कोई अपवाद नहीं है। प्लीज इस वाले दर्पण को अपने दिमाग में सेट करिए। जब भी कभी उत्तल दर्पण की बात होगी, जब भी कभी उत्तल दर्पण की बात होगी, तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा दिखेगा। जी हां, कोई अपवाद नहीं है इसमें। यहां पर आपको एक लाइन बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। एक छोटी सी बात बताऊं, अपने जो मोटरसाइकिल होती है ना, वाहनों के साइड में जो दर्पण होते हैं, जी हां दोस्तों, हमारे वाहनों के साइड में जो दर्पण होते हैं ना, वो उत्तल दर्पण होते हैं। वाहनों के साइड में जो दर्पण होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। अब सोचो, ये मेरा उत्तल दर्पण है, कितना भी बड़ा ट्रक आ रहा है, कितना भी बड़ा ट्रक आ रहा है, कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। कितना भी बड़ा ट्रक आ रहा है, कैसा दिखता है? छोटा दिखता है और सीधा दिखता है। अरे बताओ, ये मेरा दर्पण है, गाड़ी का कांच है, बताओ इसमें ट्रक बड़ा दिखता है क्या? नहीं। ट्रक जो है वो, ट्रक का जो प्रतिबिंब है वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। ट्रक बिल्कुल पास में आके निकल जाएगा, ट्रक जो है पास में आके निकल जाएगा, तब भी प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो भाई ध्यान रखना, अब उत्तल दर्पण में कोई अपवाद नहीं है, उत्तल दर्पण में
कोई अपवाद नहीं है, उत्तर फिक्स है। यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और हर बार वस्तु से कैसा होगा, छोटा बनेगा। ये कहानी क्लियर है। अब बताओ, अब हम इनके लिखते हैं उपयोग। अब इनके बताता हूं आपको उपयोग। किताब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हम भी धीरे धीरे हमारे चैप्टर की, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। हाँ भाई, अब हम लिखेंगे अगली स्लाइड पर अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है। और इधर लिख लेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। उपयोग लिखेंगे भाई, ठीक है दोस्तों। अवतल दर्पण के 4-5 उपयोग बता रहा हूं। पहला उपयोग है वाहनों की हेडलाइट में। जी हां मेरे दोस्त, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, सामान्य टॉर्च। अपनी जो टॉर्च होती है ना, किसान टॉर्च, उसमें भी अवतल दर्पण लगा होता है। तीसरे नंबर पे हजामती लोग, मतलब जो नाई भाई होते हैं, वो हजामती लोग सेविंग बनाने के लिए, हजामती लोग सेविंग बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर 4, सोलर कुकर में, सोलर कुकर होता है, उस सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और आंख, नाक, गले वाले डॉक्टर, डॉक्टर भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये 5 उपयोग आपको याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, आपने वाहनों की हेडलाइट देखी होगी जलती हुई। मेरी बात को समझना मेरा भाई, ये होता है अवतल दर्पण जिसमें बल्ब लगा होता है, ये वाला। सामने तो ये ना, सामने जो कांच होता है ये, अरे ये वाला कांच तो पारदर्शी होता है। सामने वाला जो कांच होता है ना, ये तो पारदर्शी होता है। ये वाला कांच होता है, ये वाला ये, इसकी पीछे से पॉलिश हुई रहती है, ऐसे चांदी की सी पॉलिश चढ़ी रहती है। कभी देखा होगा, कभी लाइट फूट जाती है तो देखना। जिस हिस्से में बल्ब लगा होता है, ये है अवतल दर्पण, ये वाला हिस्सा, ये है अवतल दर्पण, ये वाला। ये जो सामने लगा होता है ना, ये तो पारदर्शी कांच होता है मेरे भाई। ये होता है ये जिसमें लाइट लगी रहती है, ये है अवतल दर्पण। आपने टॉर्च देखी है कभी? टॉर्च,
टॉर्च में, समझना मेरी बात, यहां पे बल्ब लगा होता है, इस जगह पे बल्ब लगा होता है। ये सामने वाला जो कांच होता है ना, ये तो पारदर्शी होता है मेरा भाई। कभी गलती से आपसे ये वाला कांच फूट गया होगा, बहुत सी बार फूट जाता है ना, जैसे मान लो टॉर्च गिर गई, बहुत सी बार आपने, छोटे बच्चे होते हैं, आप उन पे से टॉर्च गिर जाती है, तो ये आगे वाला जो कांच होता है पारदर्शी, वो फूट जाता है। फिर उसमें देखना अंदर की तरफ एक कटोरी सी लगी रहती है, सफेद सफेद सी, अंदर जिसमें बल्ब लगा होता है, वहां देखना एक चांदी की सी कटोरी लगी होती है, वो है अवतल दर्पण। आ रही है क्या समझ में भाई? रवि कुमार जी बताइए, जो बात मैं बोल रहा हूं ये समझ में आ रही है, क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो भाई, हेलो। जहां पे बल्ब लगा होता है ना, वो वाला हिस्सा होता है अवतल दर्पण। बहुत सी बार घर वाले भी कुटाई करते हैं तगड़ी वाली। बहुत सी बार टॉर्च है ना, टॉर्च उसका कांच फूट जाता है, और अंदर की जो कटोरी है ना, वो सफेद सफेद सी दिखने लग जाती है। तो घर वाले भाई साहब कभी कभी कुटाई कर देते हैं अपनी, है ना, जो वो अंदर वाला हिस्सा वो ही है अवतल दर्पण। आप इसको मत समझना, ये अवतल दर्पण नहीं है, बाहर वाला ये तो पारदर्शी कांच होता है, आरम पार जिसमें से दिखता है, ये तो पारदर्शी मामला है भाई। किस किस की कुटाई लगी है बता दो एक बार, किस किस पे से टॉर्च फूटी है, जल्दी से बताओ। और 8 बजे तैयार है ना, 8 बजे तैयार रहना, और बताइए किस किस पे से टॉर्च फूटी है। चलो ठीक है, ये हमारे मेनली 5 उपयोग है जो अवतल दर्पण में दे रखे हैं। दोस्तों, ये हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसका एक ही उपयोग किताबों में से पूछा जाता है, वो है वाहनों की हेडलाइट में, सॉरी सॉरी, वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। मेनली उत्तल दर्पण का यही उपयोग है। और एक और इसका उपयोग है, ये एक होते हैं परावर्तक लैंप, रिफ्लेक्टिव लैंप होते हैं, कहीं कहीं पे लगे होते हैं ये परावर्तक लैंपों में। ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। ये जो रिफ्लेक्टिव लैंप होते हैं, इनमें से क्या होता है, जब वो लाइट जलती है ना, तो ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तो मेनली 7 नंबर की क्लास नहीं मिल रही आकाश सिंगल को। आकाश जी पहले तो आप मुझे इस वाले नंबर पे कमेंट करके बताओ आप कौन से कोर्स में हो। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो एक बार इनका कोर्स खोल के देख लेना, गलती से हो सकता है अटैच नहीं हुई है ना। तो ये नंबर है, इस पे एक बार आप बता दीजिए, मैसेज कर देना कि हो सकता आकाश जी आप एक बार भेज दीजिए, मैं देख लूंगा, हो सकता है गलती से अटैच नहीं हुई है। आप कौन से कोर्स में हो आप भेज दीजिए, आपका मैं चेक करवा दूंगा, है ना। हो सकता है कि गलती से अटैच करना भूल गए हो, तो एक बार आप इस नंबर पे आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड भेज दीजिए, चेक कर देंगे आपका ये। चलो भाई, अब कहानी, ये इसके उपयोग हो गए। अब दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मेरी बात को बहुत धैर्य से सुनना। अब बात ये कर रहे हैं प्रतिबिंबों का निर्माण अवतल दर्पण द्वारा,
प्लीज ध्यान से सुनना मेरा भाई। अपतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण, प्लीज सुनिए मेरी बात को, प्रतिबिंबों का निर्माण, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन लेके उड़ रहा है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है यहां से। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनना भाई, मैं जैसे बोलूं ऐसे ही इस पॉइंट को सीखना। अपतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो सुन लीजिए। जैसे मैं ये कह रहा हूं, ये आपका अपतल दर्पण है, ध्यान से सुनना, बड़ा बना रहा हूं खूब अच्छे से समझाने के लिए। ये अपतल दर्पण है मेरा भाई। प्लीज कमेंट बंद करिए, 5 मिनट मेरी बात को समझे पूरी तरह से। 2 बार समझाऊंगा, कितनी बार? 2 बार। ये अपतल दर्पण है और ये है हमारी मुख्य अक्ष। अब आपको यहां पर एक तो बना देना है वक्रता केंद्र सी, बीचों बीच में बनाना है फोकस, और यहां बना दो पोल। अब सुन मेरी बात, अब आपको यहां पर एक बिंदु और लिखना है जिसका नाम है अनंत। ये 4 बिंदु मेरा भाई। अब एन मत लिखो, अब एन मत लिखो, एन मत लिखो, अब एन की जरूरत नहीं है, अभी एन मत लिखो आप। जी जी जी, उत्तल दर्पण में सुरक्षा दर्पण के रूप में, ये एक बार आप देख लेना है ना। पहले इस फॉन्ट को समझो भाई। अब देखिए दोस्तों, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं लिखने और समझाने से पहले, अपतल दर्पण के सामने इसमें कुल 6 स्थिति बनती है। सुनो, बात को समझो पहले, इसमें कुल 6 स्थिति बनेगी। प्लीज मेरे भाई इस बात को समझ, इसमें कुछ मत करो कमेंट, 5 मिनट रुक जाओ बस, 5 मिनट कमेंट मत करिए। अपतल दर्पण में कुल 6 स्थिति बनती है। कुल कितनी स्थिति बनती है? 6 स्थिति बनती है। अपतल दर्पण में कुल 6 स्थिति बनती है। 6 स्थिति बनती है। कितनी स्थिति बनेगी? 6 स्थिति बनेगी। ठीक है सर। अब 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। 5 स्थितियों में, 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 4, स्थिति नंबर 5। 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा बनेगा। स्थिति नंबर 6 में ध्यान रखना, स्थिति नंबर 6 से प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। प्लीज ध्यान से सुन लो। अपतल दर्पण में कुल कितनी स्थिति बताओगे गुरुजी आप? अपतल दर्पण में मैं कुल कितनी स्थिति बताने जा रहा हूं? 6। अपतल दर्पण में कुल कितनी स्थिति बनेगी? 6 स्थिति बनेगी। कितनी स्थिति बनेगी? 6। हाँ, 6 बनेगी। लो भाई, ये अपतल दर्पण है, ये पोल, फोकस, वक्रता केंद्र सी, अनंत। ऐसे समझो, ये मेरा अपतल दर्पण है, इसके सामने हम 6 बार वस्तु रखेंगे। कितनी बार रखेंगे? 6 बार। देखो कहां कहां रखनी है। सबसे पहले अनंत पे रखना, स्थिति नंबर 1। नंबर डाल रहा हूं, नंबर डाल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनो। सबसे पहले वस्तु कहां रखनी है? अनंत पे।
ठीक है गुरुजी। फिर कहां रखोगे? फिर रखेंगे अनंत और सी के बीच में। हाँ ठीक है गुरुजी। दूसरी बार वस्तु कहां रखोगे? अनंत और सी के बीच में। तीसरी बार, तीसरी बार वस्तु रखोगे सी पर। ठीक है गुरुजी, तीसरी बार सी पर रख देंगे। चौथी बार वस्तु कहां रखोगे? सी और एफ के बीच में। ठीक है गुरुजी, चौथी बार वस्तु यहां रख देंगे सी और एफ के बीच में। पांचवी बार जो वस्तु है वो एफ पे रख देना। पांचवी बार वस्तु एफ पे रख देंगे। ठीक है गुरुजी। छठी बार जो वस्तु रखोगे वो एफ और पोल के बीच में रखोगे। वस्तु कितनी बार रखनी है? 6 बार। अवतल दर्पण के सामने हम 6 बार वस्तु रखेंगे। अवतल दर्पण के सामने हम 6 बार वस्तु रखेंगे। कितनी बार वस्तु रखेंगे भाई? एक बार अच्छे से देख लो, कितनी बार रखेंगे? 6 बार। हाँ भाई मेरे भाई, वस्तु कितनी बार रखनी है? 6 बार। खुद देख लो ना एक बार, प्लीज इधर देखो। पहले अनंत पे रख लेना, फिर अनंत और सी के बीच में रख लेना। बता इसको क्या बोलोगे? इसको किताबों में क्या बोल रखा है? सी से परे, मतलब पीछे। किताब जो है ना अपनी एनसीईआरटी की किताब, उसमें क्या लिख रखा है? ये स्थिति नंबर 2, वस्तु कहां रखिए? सी से परे रखिए, पीछे, है ना, ध्यान रखना। और फिर तीसरी बार सी पे रख देना, चौथी बार सी और एफ के बीच में रख लेना, पांचवी बार एफ पे रखना है, छठी बार फोकस और पोल के बीच में रखना है। 6 बार वस्तु रखनी है। कितनी बार रखनी है? 6 बार। ठीक है सर। अब पता प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहां कहां बनेगा? नजर डालो एक बार, इधर देखो। पहले एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले वस्तु अनंत पे रखना, टिक कर रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले वस्तु कहां रखनी है? अनंत पे। जब वस्तु अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पे रखते हैं, लिख देंगे, लिख देंगे यहां। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पे रखोगे आप तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा व बिंदुनुमा, छोटा। स्थिति नंबर 1 लिखेंगे ना, तभी तो बात समझ में। सबसे पहले एक बार और देख लो, वस्तु कहां रखी? अनंत पे। जब भी वस्तु अनंत पे रखोगे, हर बार जब भी वस्तु हम अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बिंदुनुमा। ठीक है। स्थिति नंबर 2, समझना बात को। वस्तु को हमने आगे खिसकाया, समझना भैया, मेरे भाई आर्ट्स वाले भाइयों। वस्तु को हमने आगे खिसकाया, प्रतिबिंब जो है ना पीछे आएगा। प्रतिबिंब पीछे आएगा। वस्तु एक कदम आगे, प्रतिबिंब एक कदम पीछे। जब वस्तु सी से परे रख रहे हो तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। दूसरे का प्रतिबिंब यहां बनेगा। जब वस्तु यहां रख रहे हो आप, क्या बोलोगे इसको? सी से परे, तो इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। लिख देता हूं यहां। वस्तु कहां रखी है? सी से परे बोलना पड़ेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी व एफ के बीच में। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वही वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। 2 स्थिति हो चुकी है। स्थिति नंबर 3, वस्तु आगे लेके चलो, सी पे ले लो। वस्तु को कहां लेको? सी पे। वस्तु एक कदम आगे, वस्तु एक कदम आगे।
सी पर गई वस्तु। तो वस्तु जब एक कदम आगे गई तो प्रतिबिंब एक कदम पीछे, एक कदम पीछे। आप बताओ कहां बनेगा प्रतिबिंब? एक कदम पीछे लाओ तो अब प्रतिबिंब सी का बनेगा, सी पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब वस्तु सी पे रखते हैं ना मेरे भाई, तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर बनता है। जब वस्तु सी पे रखते हो तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है। वस्तु कहां पर है? सी पर। बिंब, प्रतिबिंब। वस्तु कहां पर है? सी पर। प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा? सी पर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और भाई बराबर बनेगा। बराबर बराबर हो गया, बस गोला लगा। जितनी बड़ी वस्तु है ना, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। बिंब और प्रतिबिंब दोनों बराबर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का बनेगा। ये अगर आधा मीटर है, ये भी आधा। मतलब जब वस्तु सी पे रखोगे ना आप, ध्यान से सुन लो इस लाइन को, जब आप वस्तु सी पे रखोगे तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, बराबर बनेगा। अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा। चलो स्थिति नंबर 4 पे चलो। ये यहां आ जाओ। वस्तु कहां रखी है? सी और एफ के बीच में। चौथा नंबर देखो, वस्तु कहां है? सी और एफ के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा सी से परे। नंबर 4, प्रतिबिंब इधर बनेगा, सी से परे, सी से परे। स्थिति नंबर 4, वस्तु कहां है? सी व एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी से परे। परे का मतलब होता है पीछे। कैसा बनेगा? वही वास्तविक बनेगा, वही उल्टा बनेगा, लेकिन इस बार बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब जो है ना, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखो बड़ा बनाया है मैंने, देखो चित्र में भी देखो, आप बराबर मत बनाना। देखो मैंने प्रतिबिंब जो है ना थोड़ा बड़ा बनाया है। 4 स्थिति हो गई। स्थिति 5 पे चलो एक बार। स्थिति नंबर 5, वस्तु कहां है? फोकस पर। फोकस पे ले लो वस्तु को। जब वस्तु फोकस पे जाएगी ना तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे जाएगा। जब वस्तु फोकस पे रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर जाएगा? भैया ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 4-5 बार ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वस्तु कहां है? फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? वही वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आवर्धित, ये बड़े बड़े के लिए ना किताब में देखो सुनो, हमारी एनसीईआरटी में बड़े के लिए क्या शब्द यूज कर रखा है? आवर्धित। एनसीईआरटी में बड़े के लिए शब्द यूज किया है आवर्धित, वही बड़ा होता है। आवर्धित का मतलब बड़ा। छठी स्थिति अपवाद है। जितने भी भाई लाइव है, जो बाद में देखते हैं, स्थिति नंबर 6 बोलूंगा मैं। जब जब भी आने वाले 3 महीने तक, 4 महीने तक हम जब जब मिलेंगे, जब भी मैं स्थिति नंबर 6 बोलूं, दिमाग की घंटी चालू हो जानी चाहिए। स्थिति नंबर 6 ये अपवाद है, अपवाद है। वस्तु कहां है? फोकस और पोल के बीच में। जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है दर्पण के पीछे। छठा प्रतिबिंब यहां बनेगा। छठा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये अपवाद है, ये ही अपवाद है। छठे नंबर पे वस्तु कहां रखी है? फोकस व पोल के बीच में। प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे, पीछे पीछे पीछे। कैसा बनेगा? अपवाद है ये, अपवाद है। इस बार प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनता है। ये अपवाद है, ध्यान से सुन लेना। अवतल दर्पण में कुल 6 स्थिति बनती है मेरे भाइयों। अवतल दर्पण में
कुल 6 स्थिति बनती है मेरे भाई। वक्रता केंद्र सी है, फोकस है, पोल है और अनंत है। प्रैक्टिस इतनी करो कि मिनटों में काम हो जाए। देखो मेरे भाई, पहले वस्तु यहां रखना, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2 सी से परे, स्थिति नंबर 3 सी पर, स्थिति नंबर 4 सी और एफ के बीच में, स्थिति नंबर 5 फोकस पर, स्थिति नंबर 6 फोकस और पोल के बीच में। स्थिति ऐसे, वस्तु ऐसे रख लेना 6 बार, और अपने दिमाग को एकदम अच्छे से करके पहला प्रतिबिंब यहां बना देना, पहला प्रतिबिंब यहां बना देना, दूसरा प्रतिबिंब यहां बना देना, छोटा रखना, तीसरा प्रतिबिंब बराबर बनाना, बराबर बराबर बराबर, चौथा प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनाना, बड़ा बनाना, ठीक है, पांचवा प्रतिबिंब और बड़ा बनाना, और बड़ा बनाना, पांचवा प्रतिबिंब, और छठा प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे, पीछे पीछे। जब आप ऐसे चित्र कम से कम अपनी कॉपी में जब आप 4 से 5 बार बनाओगे ना ऐसे, मैं दावा कर रहा हूं मात्र 30 सेकंड के अंदर आप किसी भी स्थिति का जवाब दे पाओगे। लेकिन ये चित्र आपको अपनी कॉपी में कम से कम 4-5 बार बनाना है, आंख बंद करके। आंख बंद करके कैसे बनेगा सर? ऐसे बनेगा, देखो आंख बंद कर लेना ऐसे, और वस्तु कहां रख देना? अनंत पे। प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। स्थिति नंबर 2, वस्तु कहां पे रखोगे? सी से परे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में। फिर वस्तु रख देना सी पर, प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा? सी पर। फिर वस्तु को कहां रखना है? सी और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा सी से परे। फिर वस्तु रख देना फोकस पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। फिर वस्तु रख देना फोकस और पोल के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ऐसे सेट करना दिमाग में, काम में आएगा मेरे भाई। सो मत, जग जा जल्दी से। बाकी मिलते 8 बजे दोस्तों। कल हम आपको उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा बनता है, वो भी बता दूंगा। इसका भी रिवीजन कराऊंगा कल, और उत्तल दर्पण की भी चीजें बताऊंगा। तो कल आप अच्छे रहिए, और कल की क्लास और भी बेहतर होगी। थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ये चीजें आप पे आनी चाहिए, सीखना है, और स्थिति नंबर 6 को हर दिन याद रखना। थैंक यू सभी भाइयों को, और आप सभी भाइयों से निवेदन है कि 8 बजे आप क्लास को ले, वहां से हम क्वेश्चंस इकट्ठे करेंगे, और अपने जितने भी मित्र हैं उन सबको बताना। थोड़ा सा आप यार, थोड़ा सा सो सपोर्ट किया करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा भाई। पुष्पेंद्र भाई, नीरज कुमार, राजन भाई, है ना, बस बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इस विज्ञान को ऐसा पढ़ो कि कभी जीवन में भूलो ही नहीं। क्लास कैसी रही आज की? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। चेत्रा मीणा, राजू मरमठ, मनीष गुप्ता, छोटे लाल, काली खांड, ठीक है, हेमंत भाई, सबको नमस्कार, है ना। बाकी का यूट्यूब पर मिलेंगे 8 बजे। अच्छे रहो, खुश रहो, और मेरा भाई अब अपनी डायरी बना लो कि हमने 1 मई को ये काम किया है, 2 मई को ये काम किया है, 3 मई को ये काम किया है। थोड़ा सा 6 महीने डाबरा सर की बात मान लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। 6 महीने दे दो मुझे, मैं कह रहा हूं आपका शायद ही कोई क्वेश्चन गलत होने दूंगा। 6 महीने का टाइम दे दो, एक एक डेट बाय डेट मेरे भाई, डेट बाय डेट ऐसा एक कैलेंडर बना लो यार कि भाई मैंने 1 मई को ये पाठ पढ़ा, 2 मई को मेरा ये पाठ, मैंने ये चीज पढ़ी। धीरे 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 आगे बढ़ो। और इधर डाबरा सर यूट्यूब पर क्या पढ़ा रहे हैं, 35 क्वेश्चन यहां तैयार, 35 क्वेश्चन यहां तैयार, करते करते मेरे भाई मैं कह रहा हूं 6 महीने के अंदर ऐसा बना दूंगा कि एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सीधा ताड़ के खड़ा हो जाना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप चलते रहो धीरे धीरे, और समय लगता है चीजों में, लेकिन इतना जरूर है कि चीजें अच्छी हो जाएंगी आपकी। थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, बाकी का आपकी मर्जी है। अगर कोई चीज आपको लग रहा हो कि डाबरा सर सच में मेहनत कर रहे हैं, तो सपोर्ट बनता है, किया करो। थैंक यू, बाकी मिलते हैं 8 बजे।